हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 24 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से हमने करंट अफेयर का पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। अभी तक हम केवल वनडे एग्जाम को टारगेट कर रहे थे। अब आपके जितने भी एग्जाम है, इवन यूपीएससी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल होगा। आप ये मान के चलिए, जो भी क्लास यूट्यूब पर आप 1 घंटे की देखते हैं, जितने भी डेटा आपको 1 घंटे में कवर कराए जाते हैं, ये आपको 20 से 25 मिनट की क्लास में डेली अब से मिला करेगी। तो इधर उधर भटकने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो रिविजन करेंगे हम। प्रीवियस क्लास में हम 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख चुके हैं। इससे रिलेट करते हुए केवल वन लाइनर में 4 जो फैक्ट मैंने ऐड करे हैं कि अप्रैल 2026 में ऑस्ट्रिया के चांसलर भारत आए हुए थे। 4 दशकों बाद यानी कि 40 साल बाद किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर की भारत यात्रा रही है। आरबीआई के द्वारा प्रस्तावित यूनिवर्सल किल स्विच के बारे में हमने कल देखा था, जो कि संयुक्त धोखाधड़ी की स्थिति में डिजिटल लेन देन को तुरंत रोक देता है। 1 क्लिक पर सब बंद। इसरो का जो G20 प्रस्तावित सैटेलाइट मिशन है, इसका मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन की निगरानी, प्रदूषण ट्रैकिंग और मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाना। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, इनकी पहली श्रीलंकाई यात्रा रही है। इसमें जो मुख्य विषय था तमिल समुदाय के समर्थन और भारतीय आवास परियोजना पर चर्चा करना। लेकिन इसके साथ ही ट्रेड के अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी पर भी यहाँ चर्चा की गई है। किस भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक को WWF नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? एन सलीम यूसुफ को। भारत ने रशिया के साथ रेलॉस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अफगानिस्तान के टीबी वैक्सीन प्रोग्राम में मदद के लिए भारत ने 13 टन BCG वैक्सीन भेजी है। मेघालय राजभाषा अध्यादेश 2026 के अनुसार गारो और खासी भाषा को अंग्रेजी के साथ पूर्ण आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। मेघालय में AI आधारित चैटबॉट अब है लॉन्च किया है सीबीआई ने। सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है, भारत का 99 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट बेस रखे हैं और 1-2 दिनों में ये क्वेश्चन हम पढ़ भी चुके हैं। आप अपना IQ लेवल चेक कीजिए कि यदि आपने क्लास ध्यान से देखी है तो आप सच में क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। और आज से हम एक और नई पहल शुरू करेंगे। क्वेश्चन की पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन चुनने में आसानी हो। हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन यदि पढ़ें कि भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ पेट्रोग्लिफ होता क्या है। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, पत्थर पर उकेरी गई आकृति, जिसे आप शैल चित्र भी कह सकते हैं, ये हुआ आपका पेट्रोग्लिफ, जो कि हजारों लाखों साल पुराना है। इसके संरक्षण के संदर्भ में जो लद्दाख है, यहाँ पर पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है, जो कि ये स्थापित होने जा रहा है। आप ये जरूर याद रखें, ये जो पार्क है ये सिंधु नदी के किनारे स्थापित है और इसका जो मेन पर्पस है, ये विभिन्न स्थलों से जो प्राचीन शैल चित्र है, जो रॉक केविंग्स है, इसका संरक्षण करना मेन पर्पस इसका रहा है। अब चलिए, आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया, ऑप्शन लिखे हुए हैं, अब आंसर चुनना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहली बात तो ये फैक्ट बिल्कुल सही है कि इसे लेह लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। आप ध्यान से यदि सुने होंगे तो मैंने बताया कि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जांस्कर नदी आंसर नहीं होगा और इसका पर्पस है कि विभिन्न स्थलों से प्राचीन शैल चित्रों का संरक्षण किया जाए। तो दिए गए ऑप्शन में 1 और 3 सही हो जाता है। जास्कर नदी बस यहाँ आंसर नहीं होगा, सिंधु नदी राइट आंसर होगा। तो यहाँ 3 फैक्ट जो राइट है वो मैंने ऐड कर दिए हैं। लद्दाख की राजधानी लेह कारगिल है, जिले हैं 7। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क, जिसकी ऊंचाई 19,400 फीट है, ये मिगला पास में स्थापित की गई है। ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन होप रिसर्च स्टेशन यहाँ स्थापित किया गया है। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची अमेजन चक्र वेधशाला का उद्घाटन हाल में लद्दाख में किया गया। स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक लद्दाख में है 477 और सेना ने यहाँ स्थित काकसर ब्रिज का नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन है कि हाल ही में ओडिशा के सिजीमाली
पहाड़ियों में बॉक्साइट माइनिंग के खिलाफ विरोध हो रहा था। इसके संदर्भ में भारत में जनजाति अधिकारों और खनन शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में कुछ यहाँ पर आप ओडिशा की लोकेशन जानते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ईस्ट साइड में ओडिशा है जो कि बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमा लगती है ना। अब क्या हुआ है कि ओडिशा के रायगढ़ और कालाहांडी जिलों की सीमा पर ये जो पहाड़ी है ना, जो यहाँ पर मेंशन है, सिजीमाली पहाड़ी, यहाँ पर अभी हाल ही में बॉक्साइट खदान परियोजना के खिलाफ यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी है ये एक साथ हुए हैं और इसके अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा तेज हो गया है, इसके कारण चर्चे में आया है। और हमेशा की तरह मीडिया ने इसे कवर नहीं किया है। ये मैं आपको करंट अफेयर में पढ़ा रही हूँ। इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी काफी ज्यादा ट्रेंड पकड़ रही है ना। तो विवाद कहाँ का है? ओडिशा का है। ओडिशा के सिजीमाली पहाड़ी का है, जहां पर लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। किस लिए विरोध कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बॉक्साइट की माइनिंग होनी है। मतलब विवाद का जो मेन कारण है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो ग्रामीण है और आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ये इस सिजीमाली पहाड़ी में एक जो कंपनी है जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड की बॉक्साइट माइनिंग परियोजना का विरोध कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ के जो आदिवासी, उन्हें ये लगता है कि इस खदान से उनकी जो आजीविका है, जैसे खेती और वगैरह जो काम है, ये खत्म हो जाएगी और ये अपनी पैतृक भूमि से भी विस्थापित हो जाएंगे, है ना। ये इन्हें ये डर है, इसलिए विरोध कर रही है। पूरी कहानी आप समझ गए। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉलिटी के फैक्ट यहाँ पर मेंशन है। पहला पॉइंट ये है कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, इनके पास जनजाति से गैर जनजाति संस्थाओं को भूमि के हस्तांतरण यानी कि जो लैंड का ट्रांसफर होता है, इसे प्रतिबंधित करने की विशेष शक्तियां होती हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां आपने पढ़ी है? कुल मिलाकर के 12 अनुसूची, जिसकी जो 5वीं नंबर की अनुसूची है, 5th नंबर की, ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। तो बिल्कुल इस 5वीं अनुसूची के तहत ये बात एकदम सही है कि राज्य के जो राज्यपाल हैं, इनके पास जाति से गैर जनजाति यानी कि ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल जो एंटिटीज होती हैं, इन्हें लैंड ट्रांसफर करने की शक्तियां, विशेष शक्तियां होती हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए पूछा जा सकता है कि ये पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या कुछ और ऑप्शन में हो सकता है राज्य के राज्यपाल के पास। किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 5 के तहत। फिर इसमें दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो पैसा अधिनियम 1996 है, इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए, मतलब जो माइनर मिनरल्स होते हैं, इसके खनन के लिए या इस लघु खनिजों के लिए खनन पट्टे प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश ये कंपलसरी है। तो बिल्कुल पैसा अधिनियम जो 1996 का है, इसके तहत जो अनुसूचित क्षेत्रों में यदि माइनिंग होनी है, जो माइनर मिनरल्स हैं, इसके लिए खनन पट्टे प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश यहाँ पर अनिवार्य बताता है। फिर तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो FRA है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसे आप वन अधिकार अधिनियम कहते हैं, ये 2006 का है। इस FRA 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है। मतलब वन अधिकार अधिनियम ये सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है, जिससे जनजाति अपने प्रारंभिक आवासों के विनाश को रोक सकते हैं। क्या जनजातियों के पास इतनी पावर है कि अपने जो रहने का स्थान है, इसके विनाश को रोक सकती है? तो बिल्कुल FRA के तहत जनजातियों को ये विशेष अधिकार मिले हुए हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपने देख लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची में इंपॉर्टेंट 5वीं अनुसूची जो राज्यपाल को ये विशेष अधिकार देती है कि जो जनजाति से गैर जनजाति संस्था है, इन्हें लैंड ट्रांसफर किया जा सके, विशेष शक्तियां होती हैं। पैसा 1996 ये कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो माइनर मिनरल्स हैं, इसके लिए खनन पट्टे प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश जिम्मेदार है, यानी कि अनिवार्य इसमें है। और वन अधिकार अधिनियम 2026 ये सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता देता है, जिससे कि जनजातियां अपने रहने के आवास इसके विनाश को रोक सकती हैं। तो देखा जाए, पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है इसमें?
उपर्युक्त तीनों ही राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है सेम यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन यहां पर मैंने बाइलिंगुअल ऐड करी है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए दिक्कत नहीं होगी। सवाल तीसरा है और चौथा दोनों साइंस एंड टेक का मैंने ऐड किया है। इसी अप्रैल के महीने में गगनयान का करंट अफेयर मैंने बताया था। आप डेली की क्लास ध्यान से देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहले मैं थ्योरी बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहली बात, ये जो गगनयान मिशन है ये आप रिलेट करेंगे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो से। ये इसरो का पहला मानव युक्त मिशन है, ध्यान से सुनिए। ये इसरो का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य है 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए 400 मीटर की जो लियो है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, या इसे ही आप कह सकते हैं जो पृथ्वी की निचली कक्षा है, यहां पर भेजा जाएगा। हालांकि ये 2026-27 के बीच में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है ना। तो जब ये लॉन्च किया जाएगा ना, तो भारत जो है ये अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। अभी बना नहीं है, जब ये मिशन लॉन्च हो जाएगा तब ये बनेगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर सुरक्षित लैंडिंग भारतीय समुद्री जल में ही, यानी कि सी लैंडिंग कराई जाएगी। जो वापसी होगी इन ह्यूमंस की जो अंतरिक्ष में जाएंगे, लैंडिंग इनकी सी लैंडिंग होगी। और इसे किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा? तो आपने LVM Mark 3 रॉकेट पढ़ा ही होगा, इसके बारे में पहले भी मैंने बताया, जो कि इसरो का सबसे भारी रॉकेट है, इसके माध्यम से ये लॉन्च किए जाने की पॉसिबिलिटी है। इतना आपने सुन लिया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। थ्योरी मैंने आपको समझा दी है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ चले तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के निचली कक्षा में भेजना, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। बिल्कुल सही फैक्ट है। लगभग 3 दिन की ड्यूरेशन होगी, ये भी पॉइंट सही है। इसमें जो लॉन्चिंग व्हीकल है, क्या ये PSLV के माध्यम से भेजा जाएगा? बस यहीं पर ये पॉइंट गलत है, क्योंकि इसे LVM-3 के माध्यम से भेजा जाएगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के माध्यम से। कौन से कथन सही हुए? केवल 1 और 2 यहां से राइट आंसर हो जाएगा। अब इसरो की बात की जाए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 फॉर्मेशन ईयर है, बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। विक्रम अम्बलाल साराभाई ने इसकी स्थापना करी थी और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे वी नारायण। अगला सवाल है, आर्टेमिस 2 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। यदि आप डेली की क्लास देखते हैं तो कई बार मैंने नासा का ये इंपॉर्टेंट मिशन बताया है। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, लगभग 50 साल के बाद नासा ने चंद्रमा पर अपना कोई मिशन भेजा है। लास्ट टाइम जो इसने भेजा था ये अपोलो मिशन था। अपोलो के बाद अभी 2026 में इसका आर्टेमिस 2 मिशन चर्चे में था, जिसके तहत हमने क्रिस्टलिना कोच का नाम डिटेल में पढ़ा था। तो चंद्रमा पर स्थायी रूप से रहने, पानी की खोज और नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने के लिए आर्टेमिस 2 मिशन रिसेंटली नासा ने भेजा था। अब ये मिशन पृथ्वी पर वापस आ भी चुका है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। ये अपोलो युग के बाद चंद्रमा के लिए पहला मानव युक्त मिशन है, बिल्कुल, क्योंकि नासा ने जो अपोलो मिशन भेजा था इसके बाद अब ये आर्टेमिस 2 मिशन गया है। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना शामिल है। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अभी जो मिशन गया हुआ था इसमें कोई भी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरा नहीं था, है ना। तो उतरना तो बिल्कुल शामिल नहीं है। अब इसमें ओरियन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया है, ये पॉइंट आपका सही हो जाता है। SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम के माध्यम से ये किया गया है ना। तो सबसे पहली बात, आर्टेमिस 2 मिशन का जिक्र आए तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से संबंधित है। लगभग 50 साल बाद इसने ये मिशन भेजा है। और किस पर्पस से? चंद्रमा पर इन फ्यूचर स्थायी रूप से क्या रहवास पॉसिबल है, यहाँ पर पानी की खोज करने के लिए और नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने के लिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है और पहले के अलावा तीसरा भी सही है। तो केवल 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। 2 यहाँ पर क्यों सही नहीं है? क्योंकि इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना शामिल नहीं किया गया था। जो आर्टेमिस 3 मिशन होगा ना, नेक्स्ट आर्टेमिस 3 मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है, जो नेक्स्ट होगा, है ना। तो आर्टेमिस 2 एक चंद्र फ्लाई बाय मिशन है, ना कि लैंडिंग मिशन। इसमें लैंडिंग शामिल नहीं है, जरूर याद रखें।
नासा का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1958। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और इसके जो नए अध्यक्ष हैं जेरेड इसाक मैन बन गए हैं। नासा और इसरो दोनों का हमने जिक्र कर लिया। तो नासा इसरो दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार, जिसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो जाएगा। आई होप ये फैक्ट आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। 5वें नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं। चर्चित सेखा झील अलीगढ़ में, जो कि है अलीगढ़ कहां पर है? यूपी में। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब सेखा झील को देश का 99 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया था, तब मैंने सिर्फ इतना बताया था कि ये यूपी में है। अब चलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। हाल ही में इसे रामसर साइट घोषित किया गया है 22 अप्रैल को, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 99 हो गई है। उत्तर प्रदेश की ये 11वीं रामसर साइट है। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि रामसर साइट का दर्जा मिलने से या इसका उद्देश्य जो है आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करना और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर के यदि हम देखें ना, आप तुरंत ही क्लिक कर गया होगा आपके दिमाग में। ये तो रट लीजिए कि देश की 99 नंबर की और उत्तर प्रदेश की 12वें नंबर की रामसर साइट है। ऑप्शन बी में 11वां लिखा है, जो कि गलत हो जाएगा। और पर्पस इसका क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूं। तो अब आंसर चुनिए, इसका क्या हो जाएगा? 1 और 3, केवल 1 और 3 सही है। और उत्तर प्रदेश की 11वीं रामसर साइट है। रामसर देखिए, रामसर कन्वेंशन में आपको पढ़ा चुकी हूं, जो हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमियों को संरक्षित किए जाने को लेकर के सम्मेलन था। इसलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। भारत के 2 रामसर स्थल जो सबसे पहले चुने गए थे, चिल्का झील ओडिशा का, राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क सबसे बड़ा रामसर स्थल है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन सबसे छोटा है। हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड। भारत ने ये रामसर संधि पर हस्ताक्षर 1 फरवरी 1982 में किए थे। तो आज हमने 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस देख लिए हैं। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैम ये क्वेश्चन आप 1 दिन पुराना पढ़ा रही, 2 दिन पुराना पढ़ा रही हैं। आप मेरी एक बात समझिए। मान लीजिए 24 अप्रैल का करंट अफेयर आप देख रहे हैं, 26 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो ऐसा तो नहीं कि 24 अप्रैल का डेटा आपसे 26 अप्रैल में पूछ लिया जाएगा। यदि आप करंट अफेयर में 1 महीने भी लेट चल रहे हैं, हालांकि चलना नहीं है, बिल्कुल अपडेटेड रहना है, तो नेक्स्ट मंथ यदि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस मंथ का करंट अफेयर आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। यदि मैं 1-2 दिन डिले करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगी। वो क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमसे छूटता नहीं है। बस ये होता है कि कभी कंटेंट के कारण या क्वेश्चन ज्यादा कम होने के कारण हम आगे पीछे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इतना माइंड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब बाकी के क्वेश्चन मैंने इजी रखे हैं आप लोगों के लिए। भारत में 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभी हाल ही में जो अरुण्यो घोष है, ये देश के 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। रिसेंटली मयंक चक्रवर्ती 94 नंबर के बने थे, आरव डिंगला 93rd नंबर के, आर्यन वार्ने ये 92nd नंबर के। तो 95th जो भी बन गए हैं अरुण्य घोष बने हैं। ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं, 22 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी है और ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज से ही रिलेटेड है। सबसे पहली बार यानी कि पहले जो ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद बने थे। शतरंज का डिस्कशन है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के लिए जो बॉडी है ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। फॉर्मेशन ईयर 1924, हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में आर्काडी डोकोरविच हेड है। सवाल 7वां है, एप्पल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जैसे ये क्वेश्चन में हम लेट हुए, लेकिन थोड़ा एडवांस डिस्कस करेंगे। सिर्फ एप्पल के ही नहीं, अन्य कंपनियों के भी सीईओ देखेंगे। एप्पल के सीईओ जो भी हाल ही में बन गए हैं ये जॉन टर्नर्स बने हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हालांकि सितंबर से पदभार संभालेंगे, टिम कुक को ये रिप्लेस कर रहे हैं। एप्पल का फॉर्मेशन ईयर है 1976, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सुंदर पिचाई भारतीय मूल के हैं, गूगल के सीईओ हैं। ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो है। अरविंद कृष्णा ये भी भारतीय मूल के हैं, आईबीएम के सीईओ हो जाएंगे। अब प्रमुख कंपनी और इनके सीईओ पर नजर डालें तो इंडिगो के सीईओ रिसेंटली विलियम वॉल्स बने, ट्विटर की लिंडा याकारिनो, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, आईबीएम के अरविंद कृष्णा, अमेजॉन के एंडी जेसी, यूट्यूब के नील मोहन, मेटा के मार्क जकरबर्ग, इन्फोसिस के हो जाएंगे सलिल पारेख। सवाल 8वां है,
हाल ही में किसे यूके यानी कि ब्रिटेन में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया? आंसर इसका संतोष कुमार हो जाएगा। भारतीय पर्यावरण नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद, पूरा नाम है जोगिनपल्ली संतोष कुमार। इन्हें यूके की कैपिटल लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया है। सम्मान मिला क्यों है? तो इन्हें ये जो पुरस्कार है, इन्हें बड़े पैमाने पर जो ग्रीनरी को प्रमोट करने का काम किया है, पारिस्थितिकी बहाली में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए सम्मानित किए गए हैं। रिसेंटली अवार्ड्स में हमने देखा है WWF नेशनल अवार्ड्स ये मिला अलीम यूसुफ को, MS स्वामीनाथन अवार्ड श्रीनिवास राव को, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कैलाश सत्यार्थी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने सम्मानित किया नीता अंबानी को, चेतक स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर है आदित्य धर, NBCC अवार्ड मिला है मदर मैरी कम्स टू मी के लिए अरुंधति रॉय को, एबल प्राइज गेट फार्डिंगसन को, ग्रैंड प्राइज उपल्ली कृष्णा राव, ज्ञानपीठ अवार्ड व्यारा मधु, स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी, सरस्वती सम्मान रामकुमार मुखोपाध्याय, संगीता कला निधि सम्मान जयंती कुमारी, वाइली रिसर्च अवार्ड चंद्रकांत लहेरिया, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास अवार्ड ग्रासा माशेल, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला चंदना सिन्हा को। ग्रीन नोबल कहे जाने वाला जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है 2026 का कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? इस बार इसमें कुल 6 महिलाएं सम्मानित हुई हैं, है ना। इसे ग्रीन नोबल कहा जाता है। ये 37 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि जब सभी विजेता महिलाएं हैं। ये विजेता 6 महाद्वीपों में से हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु न्याय के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। इसमें एक तो है नाइजीरिया की इरोरो तानिशी, साउथ कोरिया की बोरिम किम, यूके की सारा फिंच, पापुआ न्यू गिनी की थियोनिला रोक मेटबर्ग, अमेरिका की अलाना काखरली और कोलंबिया की यूवेलिस मोरालेक ब्लैंको। इसमें कोई भी भारतीय नाम शामिल नहीं है। लेकिन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार लास्ट ईयर आलोक शुक्ला ने जीता था, छत्तीसगढ़ी पर्यावरण कार्यकर्ता थे, तो ये भारत के तरफ से एक नाम पिछले साल शामिल था। इस बार 6 अवार्ड मिले हैं, 6 महिलाएं हैं, अलग अलग महाद्वीप से ये नाम है। आगे चलते हैं, अलग अलग महाद्वीप से कैसे हुए। नाइजीरिया अफ्रीका का है, साउथ कोरिया एशिया में, यूके यूरोप में, पापुआ न्यू गिनी भी आपका एशिया वाला पार्ट हो गया, ओशियन एशिया वाला पार्ट हुआ, अमेरिका, और ये कोलंबिया साउथ अमेरिका का पार्ट है। 10वां सवाल है, R-37M मिसाइल ये किस देश के द्वारा विकसित की गई थी जिसे भारत ने खरीदने की घोषणा करी है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा रशिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 37M मिसाइल रशिया के द्वारा विकसित की गई एक बेहद ही घातक लंबी दूरी की, कितनी दूरी, 300 से 400 किलोमीटर हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है। भारत ने लगभग 300 R-37M मिसाइल खरीदने की योजना बनाई है, जो भारतीय वायुसेना के सुखोई MKI और राफेल फाइटर जेट्स की मारक क्षमता को बढ़ा करके भारत के जो पड़ोसी हैं चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ एयर सुपीरियरिटी देगी। इसे भी आप खुद से स्टेटमेंट बना सकते हैं, जैसे कि चलिए बनाते हैं। चर्चे में रहा R-37 मिसाइल किस देश से संबंधित है? एक स्टेटमेंट बन गया रशिया। भारत कितने R-37M मिसाइल खरीदने जा रहा है? संख्या याद रखें, 300। फिर पूछा जा सकता है कि R-37M की जो क्षमता है, कितनी क्षमता हुई, कैपेसिटी पूछा जाए तो 300 से 400 किलोमीटर। इसका टाइप पूछा जाए तो ये एयर टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल है, ऐसा भी बन सकता है। तो कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट आप खुद भी बना सकते हैं। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हाल में हमने पढ़े हैं, एक तो रेलॉस समझौता भारत रशिया के बीच हुआ है, कल ही हमने देखा। स्प्लिट मिसाइल प्रणाली रशिया से रिलेटेड है। अपनी नवीनतम परमाणु चालित पनडुब्बी खाबरोज किसने लॉन्च किया? अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली मान्यता देने वाला ये पहला देश है। और बाकी के 3 करंट अफेयर ये 2025 के हैं, ठीक है। मैंने कल आपसे पूछा था टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता, आंसर रणवीर कपूर था। आज का सवाल है, रोमुआल्ड वाडाग्नी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।